हेलो बालको। आज हम बात करेंगे अपनी इस प्यारी सी क्लास में क्लास 10th का पहला चैप्टर। देखिए बेटा, पहले चैप्टर की मैंने पहले वीडियो अपलोड की है, उसके लिए सॉरी। काहे के लिए? क्योंकि हमने बहुत दिनों बाद वीडियो आज बनाने की सोची। मतलब हो जाता है कि बहुत सारी क्लासेस को एक साथ मुझे ही पढ़ाना है, तो धीरे धीरे से एक एक क्लास को मैनेज करना पड़ता है। पहले CBSE 11th बनाओ, 12th बनाओ, फिर यूपी 12th बनाओ, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, CBSE, यूपी, इसमें करते करते दिमाग हो जाता है कचुम्बर। होता है, धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ मैं, लेकिन शेड्यूल आज सेट करूंगा और मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। ठीक है, तो हम अभी थोड़ी देर वीडियो बना रहे थे, अभी आधा घंटा वीडियो बना, मेरा वीडियो बंद हो गया। लो, अकेले रूम में ये परेशानी होती है हमको। ठीक, कोई बात नहीं, आपका मैं आज चैप्टर कंप्लीट करता हूँ। देखो बेटा, मेरा टारगेट वह ये रहेगा कि हम पहले आपको जल्दी जल्दी सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से चैप्टर पढ़ा दूँ, हिंदी मीडियम, ध्यानपूर्वक। कान कहाँ लगाता, जरा सी देर में इधर उधर देखना है तो व्हाट्सएप मैसेज बंद कर दिया करो। ठीक है, सुनो। तो मतलब जितनी भी चीज़ें हैं मैं आपको वो सॉफ्ट तरीके से पढ़ा दूंगा, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। उसके बाद उस पर जो आधारित क्वेश्चन आए हैं उनको करेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जो पूरा चैप्टर पढ़ के सारे क्वेश्चन के आंसर कर ले। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, ये साइंस है। इसमें हर क्वेश्चन कुछ नया मिल जाता है हमको। हम प्रयास करेंगे कि पहले क्या कर लें, पहले हम कुछ चैप्टर को पढ़ लें जल्दी से, सॉफ्ट तरीके से। उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन देखें कैसे आए हैं। क्वेश्चन देखने के हिसाब से हम चैप्टर को अगर पढ़ेंगे ना तो हम बेस्ट तरीके से अच्छा कर पाएंगे। यही मेरा स्ट्रेटेजी रहती है। मतलब कि हम नॉर्मली क्या होता है कि देखते हैं कि बुक पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हम क्वेश्चन पेज देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से क्वेश्चन में टाइम दे देते हैं। उसके बाद जब पढ़ते हैं ना टॉपिक, तो हमको लगता है ये क्वेश्चन तो वहाँ पीछे था, तो उससे हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। ये तरीका मैं अपनाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपनाइएगा। ठीक है, हम टॉपिक पर आते हैं। कभी कभी वीडियो मेरा बंद हो जाता है, मैं एक बार देख लेता हूँ बेटा, इज गोइंग ऑन। चलिए, अब बालक हम बात करेंगे यार रासायनिक समीकरण पे। ज्यादा फास्ट पढ़ाऊंगा, ज्यादा धीमे नहीं पढ़ाऊंगा आपको। रासायनिक रासायनिक समीकरण, ये है आपका आज टॉपिक। दिख रहा होगा, समझ रहे, दिख रहा होगा। हाँ, करेक्ट जगह लिखे। रासायनिक समीकरण होता क्या है? देखो, हमने कहा था जब अभिक्रिया होती है तो कोई अभिक्रिया करने वाला होगा, अभिक्रिया करेगा तो उधर कुछ बनेगा। ठीक है, बनेगा नहीं बनेगा? तो अभिक्रिया जो करने वाले होते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है, और इसको प्रदर्शित करने का माध्यम रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझे नहीं समझे? सर हिंदी में लिख देते तो अच्छा लगता। नोट करो, नोट करो, तुम एक नंबर का कलुआ है ये, नोट करिए। हमने कहा किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का माध्यम रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का माध्यम रासायनिक समीकरण कहलाता है। परफेक्ट, यस। सर प्रकार भी तो होता होगा, प्रकार डाल लो बालक, तुम बहुत पूछते हो ये डिविलियर, बहुत फोकस करते हो तुम, नोट कर लो। ये देखो कृष्ण कैसे नोट कर रहा है। प्रकार दो प्रकार के होते हैं। प्रकार दो प्रकार के होते हैं। प्रकार दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है बेटा संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। अभी जैसे जितना बता रहा हूं उतना उतना पढ़ो, आपको कब क्या चाहिए मुझे पता है, हैं? संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, असंतुलित, वीडियो रोक रोक के नोट कर लिया करो। संतुलित समीकरण, तो बेटा आपको पता चला समीकरण क्या होता है, समीकरण के प्रकार क्या होते हैं। संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। ठीक है, अब हम बात करेंगे संतुलित समीकरण क्या होता है। संतुलित समीकरण देखो बेटा क्या होता है, देखो मैं लिख देता हूं, संतुलित समीकरण। देखो बेटा, हमने कहा जब भी कोई अभिक्रिया होती है, क्या होती है, अभिक्रिया, तो बेटा इधर होते हैं अभिकारक, क्या होते हैं, अभिकारक। ये एरो दिखाता उधर क्या बनेगा, उधर जो बनेगा उसे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पजामा, पहला वीडियो देख के आओ जाके, मैंने बनाया है, उसको देख के समझोगे। क्रिया करने वालों को अभिकारक कहते हैं, उधर बनने वालों को उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पर बेटा एक ट्रायंगल लगाते हैं जिसे हम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ताप। कभी कभी यहाँ कोई चीज लगा देती, कोई धातु लगा दी तो उसे उत्प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। अभी बताऊंगा ये उत्प्रेरक क्या होता है। तो हमने कहा इसको प्रदर्शित करने का माध्यम समीकरण है। हमने कहा है संतुलित समीकरण क्या होता है, समझिए। अगर अभिकारक जितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभिक्रिया में, मान लो ये अभिकारक है, मान लो कहा ई है ए, ये है बी, यहाँ पर 2A है और यहाँ पर B है। यहाँ पर हमारा बना AB, क्या बना,
ए बी। तो यहाँ पर क्या है, अभिकारक के अणुओं की संख्या कितनी है, एक, देखो 2 और एक 3, यहाँ कितने बने बेटा 2। उत्पाद 2 ही बनना है, 2 लोग हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ए यहाँ कितने हैं, यहाँ ए कितना है 1 है, यहाँ बी कितना है 1 है, यहाँ बी कितना है 1 है, 1 भी है, ये कितने हैं 2 हैं, प्लस कितने हो गए टोटल 3 लोग आदमी है यहाँ पर, यहाँ कितने आदमी 2। तो बेटा इससे बोला जाता है असंतुलित समीकरण। क्या है ये, असंतुलित। अरे सर आप तो संतुलित लिखे हो, अच्छा सुनो, बैलेंस कर रहे हैं इसको भी, देखो ये 2 है, 2 है, हम इसको 2 करने का प्रयास करेंगे। सर 2 ये हो गया बेटा, 2 जब ये हो गया 2 से यहाँ लगाओगे ना, 2 इस पे भी आ गया, 2 इस पे भी आ गया, अब बी 2 हो गए, तो हम क्या करते हैं बी को भी 2 कर देते हैं। यहाँ पर 2 ए हो गए, अब क्या हो गया, अब 2 ए हो गए 2 बी हो गए, वहां पर 2 ए हो गए 2 बी हो गए। तो बेटा संतुलित समीकरण का मतलब अब समझ में आया, कहाँ समझ में आया, इधर जितने लोग हों उधर भी उतने लोग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है इसका मतलब वो असंतुलित है। अब तो परिभाषा लिख दूं, तो संतुलित समीकरण की परिभाषा क्या होगी, वह रासायनिक समीकरण, अब लिखो मैं बोलूंगा केवल, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद अणुओं की संख्या समान होती है। लिख दो, एक बार लिख रहा हूं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं पजामो। हमने कहा वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद अणुओं की संख्या लेना समान होती है। क्या होती है बेटा, समान होती है, तो उसे संतुलित समीकरण कहा जाता है। समझ गए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, इधर वाले भी उधर वाले क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे उदाहरण लिखे बेटा, उदाहरण जितना लिखना उतना बोर्ड में लिखेंगे, काम हो जाएगा आपका। जैसे ये बेटा चूना जो आप सबको लगाते हो, ये देख मुझसे कहा जरा सा थोड़ा बोल दो, तुरंत दांत निकल आते, जैसे कोलगेट व्यंजन का प्रचार हो रहा है। ये कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर बेटा क्या है, CO2 है। क्या है बेटा, CO2 है, कैल्शियम ऑक्साइड CO2, इसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और ये बेटा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, यहाँ बनता है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा यहाँ कैल्शियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1 और 2 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 3, यहाँ पर कैल्शियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन मिलकर कितने हो गए टोटल 3। यहाँ 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं आपको, एक कार्बन है, एक कार्बन दिख रहा है आपको, एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम दिख रहा है आपको। यानी ये जो समीकरण बेटा कैसा है, संतुलित समीकरण है। कैसा है बेटा, संतुलित समीकरण है। इसे नोट कर लीजिए बेटा आप लोग। साफ साफ दिख रहा है, मैं देख लेता हूं, हाँ एकदम क्रिस्टल दिख रहा है। संतुलित समीकरण आपको आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा असंतुलित समीकरण क्या होता है। बेटा वह समीकरण, नोट करिए, ये पजामा अब नहीं लिखूंगा मैं, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है असंतुलित समीकरण। क्या कहा जाता है, असंतुलित समीकरण। एक सीधा एग्जांपल देते बेटा आपको, देखो देखो, जैसे कि लिख लियो नहीं लिख लियो, मैंने क्या किसके बारे में ऐसा बोली है, असंतुलित समीकरण। जो बोला है वही नोट करके पुश करके लिखो, पुश नहीं पॉज करके। हाँ तुम लोग भी मजाक बना देते हो हमारा, है चलो ठीक, कोई बात नहीं, समझिए। पढ़ रहे हो ना आप लोग, केवल फोकस करो पढ़ाई पे, 1 नंबर के पजामा इंसान हो आप लोग, फोकस। यहाँ पर हम रिएक्शन लिखेंगे, मान लो ई है मैग्नीशियम, ई है हमारा ऑक्सीजन, तो ये आपस में कर लिए क्रिया, यहाँ बना बेटा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ 1 मैग्नीशियम, यहाँ 1 मैग्नीशियम, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन। मसला गंभीर, यहाँ टोटल मिला के 3 लोग हैं, यहाँ टोटल मिला के 2 लोग हैं, गंभीर मामला हो गया। इससे बोला हम लोग असंतुलित समीकरण। क्या बोलते हैं, असंतुलित समीकरण। बेटा इसे भी नोट कर लिया। तो बेटा मैंने आपको संतुलित समीकरण असंतुलित समीकरण को भी बता दिया। अभी ये बताना जरूरी है कि इनको संतुलित असंतुलित बैलेंस करना कैसे। मैं आपको अभी एक बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा फॉर्मूले लिखने का। मैंने वीडियो बनाया था उसका, भी बंद हो गया यार, फालतू खराब हो गई मेहनत मेरी, तो मैं बनाऊं उसको बता दूंगा, उसके बाद आपको बैलेंस करना खुद आ जाएगा। इसमें कोई करामत नहीं है आपको, ठीक है, नॉर्मल तरीके से ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक है, अब हम बेटा इसको, ये बेटा आपका हो गया
कौन सा समीकरण हो गया, ये असंतुलित समीकरण का उदाहरण हो गया बेटा। उसमें हमने लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था, मैंने उसमें शायद सब कुछ पढ़ा दिया होगा बेटा। हाँ एक बार बेटा दोनों पानी पी लो थोड़ा सा, ठीक है बालक समझ गए, तो पानी पी लिया हमने। अब हम बात करेंगे किसके विषय में, रासायनिक समीकरण हमारा कवर हो गया। अब बेटा कुछ हमने शायद उसमें सब कुछ ही पढ़ा दिया था, मुझे याद नहीं है कि उस लेक्चर में मैंने क्या लिया था, लेकिन कुछ बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। आप पढ़ो ना पढ़ो लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है समझे बालक। अब हम समझेंगे ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। कौन सा बेटा, ये भाई साहब बहुत मोटा चल रहा है तो सर इसी से लिखिए। अरे बालक मेरी इंक खत्म हो जाएगी, बहुत पैसा खर्चा होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण व अपचयन दो अभिक्रियाएं होती हैं। ऑक्सीकरण या बेटा उपचयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपचयन, ठीक है। गजब कितना मोटा मोटा लिख रहा है, लिखने में अच्छा मुझे भी लग रहा है लेकिन नहीं, इसके आगे नहीं चलाऊंगा। तो बेटा ऑक्सीकरण उपचयन को मैं समझाता हूं। देखो ऑक्सीकरण हेडिंग डाल दिया आपने, डाल दिया ना, लिखो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का ग्रहण होता है, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। या फिर कह सकते हो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई वैद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है, क्या होता है, वैद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है, ये कह सकते हो आप। या फिर कह सकते हो तीसरी परिभाषा लिखो, अब में से कोई एक लिख देना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें लिखो हाइड्रोजन का त्याग होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन का त्याग होता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है ऑक्सीकरण। ये तीन परिभाषा मैंने आपको बता दी है, तीन परिभाषा बता दी, आपको नोट कर लेना है। अब मैं उदाहरण लिख देता हूं, मान लो ऑक्सीकरण बताना है, सिंपल सा मैंने बताया। सबसे पहले ऑक्सीजन का ग्रहण, ई है भैया कॉपर, ई है भैया ऑक्सीजन, और आपस में जुड़ा जाएंगे, ये बनेगा, ये क्या है, ऑक्सीकरण। सर एक और एग्जाम्पल दे दिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या हो जाएगा, MgO बना देगा। सर एक और एग्जांपल दे दीजिए, बस यार मजाक कर रहे हो क्या, ये इससे जुड़ गया, बैलेंस करने के लिए हम इसके 2 मोल ले लेंगे। सर क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, हमने पूरा गुणा किया तो पूरे में कॉपर भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। सर यहाँ कॉपर तो 1 है, तो हम इसको क्या करेंगे भाई साहब, इनको 2 कर देंगे। अब 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 कॉपर 2 ऑक्सीजन, बराबर नहीं बराबर, बराबर। यहाँ पर भी ये कर देंगे, यहाँ पर भी ये कर देंगे, खेल रहा है इनके साथ। तो बेटा ये हो गया आपका किसका एग्जांपल, ऑक्सीकरण का। जैसे बता रहे वैसे नोट्स बना लो, अभी जब क्वेश्चन पे आएंगे ना तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बोर्ड के सारे प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा मैं, कहीं इससे पूछा गया है। इस बार ये बच्चे को हमने साइंस पढ़ाई है, 2 बच्चे पढ़ाए मैंने, एक में 100 में 100 लाया एक बच्चा, और एक लाया है शायद 94-95, मुझे नंबर याद नहीं, ऐसे इतने नंबर हाईएस्ट ज्यादा पढ़ाए बच्चों का। पहले टॉपिक नोट करिए, हमारा कुछ पढ़ाने का दायरा ही अलग है। तुम जैसा पजामा पढ़ाने के लिए हमारे जैसा टीचर चाहिए ही, हाँ समझते ना, हाँ पसंद कराया मुझे, ये नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। अब हम समझेंगे उपचयन, सॉरी उपचयन तो हो गया ना, ऑक्सीकरण समझ में आ गया। फिर समझेंगे बेटा हम अपचयन, क्या समझेंगे बेटा, अपचयन। अपचयन क्या होता है सर, देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, जिसमें कह सकते हो हाइड्रोजन का ग्रहण होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन का ग्रहण होता है। या कह सकते हो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, ये कह सकते हो, कह सकते हो ना यार। सर भाई तेज बोल रहे हो, अपन का स्टाइल है ये, हम ऐसे ही बोलते हैं। आप पॉज करिए, स्लोमो लगाइए, हमको स्लो कर दीजिए, हम आपके हाथों में हैं, लेकिन नहीं कर सकते, इट इज माई टैलेंट। ओके सुनो, तो बेटा हमने 2 परिभाषा बताई। बेटा एक परिभाषा ये भी नोट कर सकते हो कि कह दो, क्या कह दो, हाँ इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण भी क्या होता है, अपचयन, क्या होता है, अपचयन। तो मैं आपको 3 परिभाषा बता चुका हूं, उदाहरण नोट करो। हमने कहा ऑक्सीजन का त्याग, ई भाई साहब कॉपर दादा है, कॉपर ऑक्साइड बनाया थोड़ी देर पहले, इनमें मिला दिया हमने हाइड्रोजन गैस, ये गजब हो गया। इसका भाई बहुत भयंकर कंटेक्ट है इससे, ये जैसे इसको देखता है ना ललचा जाता है, ये टप आसानी इसके साथ आता है और खींच के बाहर ले जाता है। कॉपर फिर से अलोन हो गए, ये फिर से अलोन हो गए, ये अलोन हो गए, इनको अलोन ही रहना चाहिए, दमा इनको रोक पा रहे हैं, रोकना चाहिए इनको। ये भाई साहब इसको पकड़े और खींच के बाहर लेके चले गए, बड़ा खराब है, बहुत खराब है ये हाइड्रोजन पूरी केमिस्ट्री को गड़बड़िया दिया है। मसला है ये जिसके पास उसके पास चिपक जाता है, ये जिसके पास जाता है, देख लो तुम हाइड्रोजन ऐसा है, शैतान एलिमेंट है, सबके साथ चिपक सकता है, यही सबसे बड़ा शैतान एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो बेटा ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, अपचयन का, ठीक है। ये आपको बेटा अपचयन समझ में आ गया है, ऑक्सीकरण समझाया और आपको मैंने क्या बताया बेटा, अपचयन समझाया। और बेटा वह और एक परिभाषा बेटा और होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या होती है बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया। शायद ये आपके कोर्स में है भी है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दूंगा अभी। रेडॉक्स अभिक्रिया बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है बेटा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया।
ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका उदाहरण तो सभी होता है, लेकिन आप बढ़िया सा एग्जांपल लिखे कमेंट में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप कर ही नहीं पाओगे, एक नंबर पैजामा, कमेंट तो करनी आती नहीं होगी तुम लोग को, है कमेंट करना इस वीडियो में तो कम ही लगे तुमको। तो रेडॉक्स ही बता दिया मैंने आपको। ये बेटा आपका ये भी रेडॉक्स है, क्योंकि किसी का देखो, अब रेडॉक्स ये कैसे मैं समझाता हूँ आपको। सर ये तो अपचयन है सर, कहाँ बात कर रहे हो, समझो बालक, एक तरीके समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको दिख जाए बेटा अच्छे से प्यार से कि H2 निकल के बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा है, इसलिए बताया था। देखो ये कॉपर भाई साहब, ऐसे देखो इनको, यहाँ कॉपर यहाँ से यहाँ गया है बेटा, यहाँ कॉपर पर 2 प्लस है। कितने प्लस है? 2 प्लस है। जरूर ऑक्सीजन पर 2 माइनस रहे होंगे, यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर कॉपर पर 0 हो गया। यानी इसने कहीं ना कहीं 2 प्लस है, प्लस का मतलब गरीब इंसान। गरीब इंसान हमेशा निगेटिव लेता है। कितने निगेटिव लेगा? 2 निगेटिव लेगा, और अपने आप को क्या कर लेगा? शांत कर लेगा। शांत भैया, हमारे पास प्लस नहीं है, हमारी गरीबी दूर हो गई है। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण बेटा अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। यानी कॉपर दादा का क्या हुआ? अपचयन हुआ। तो बचे खुचे इनका का हो गया? इनका का हुआ? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? क्योंकि ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, इनका का हो गया? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ बेटा? ऑक्सीकरण हो गया। तो यहाँ अपचयन भी हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो बेटा इसे क्या बोलेंगे हम? रेडॉक्स अपक्रिया। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया। बाकी एग्जाम्पल आप ढूंढ के लिखिएगा। बेटा दो इसको, पहचानना तो आ गया ना आपको? एक नंबर के पैजामा हो। खाओ न खाना पियो न चाय, सर सुरक्षा कर लाई बॉय। चलो, तो आपको मैंने ऐसे समझा, पूरी बातें मैंने आपको समझा दी है। इस चैप्टर में बाकी कुछ नहीं रह गया, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। समझ में आ गया? अगर कुछ बाकी रह गया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो भी पढ़ा दूंगा। मैंने उष्माशोषी अपक्रिया, उष्माक्षेपी अपक्रिया, पता नहीं उसमें पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, फिर भी बता देता हूं आपको। वे सभी उष्माशोषी, क्या उष्माशोषी, मैं परिभाषा बता दे रहा हूं, बाकी अगर उदाहरण आप बुक में नोट कर सकते हो। उष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी? उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने हेतु उष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। आंटी मिनट, सॉरी बालक, एक्चुअली में प्रसाद आया था, पूजा है ना अरछठ की, तो उसके वजह से प्रसाद आया था, आंटी आई थी देने। ठीक है, तो उष्माशोषी बता रहा था मैं, खत्म करता हूं इसको 2 मिनट में। वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने हेतु उष्मा की आवश्यकता होती है, उन्हें हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई एक रासायनिक, जैसे चावल आपने क्या कर दिया, चावल सिलेंडर पे नहीं रखो यार, गैस चूल्हे पे रख दिया, अब उसको जब तक ताप नहीं दोगे पूरी होगी, वो चावल बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना। तो वो ताप दिया ना आपने, उष्मा दी, क्या की? उष्मा दी। जब उष्मा देंगे तो क्या पूरी हो जाएगी, तो इसे कहते हैं उष्माशोषी। यानी चावल को पकाना भी क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया है। चलो ठीक है, अच्छा सर उदाहरण आप बुक में लिखिएगा, डेफिनेशन में आपको बता दे रहा हूँ। उष्माक्षेपी सर बता दीजिए कोई। बेटा देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके पूर्ण होने पर अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने पर अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? उन्हें कहा जाता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहा जाता है बेटा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहा जाता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो बेटा उष्माक्षेपी अभिक्रिया की भी समझ में आ गया, ऑक्सीकरण समझा दिया, अपचयन समझा दिया, रेडॉक्स समझा दिया। हाँ, एक बात बेटा पेपर में क्वेश्चन आता है, अभी क्वेश्चन वाला इंडिस कर, लेकिन फिर भी बताऊं कि एक शब्द होता है, अच्छा दोस्त एक शब्द छूटा है, मिटाते देखो समझाते हैं। एक तो टॉपिक अब से शेड्यूल आज ही सेट करता हूं मैं, कैसे कैसे पढ़ाना मुझे। जय बाबा, प्रसाद खा लें। सुनो, हम समझाएंगे आपको, क्या समझाना है? बेटा आपने पढ़ा होगा संक्षारण, और एक बेटा पढ़ा होगा वह विकृति गंधिता। क्या होता है इन दोनों का मतलब? देखो, जब जैसे कि सब लोग ने देखा जंग लगता है, जंग लग गया, बक्से में जंग लग गया, लोहे में जंग लग गया, लोहे में जंग लगता ही है, तो कहेंगे जंग हो ही जाती है। तो देखो, जब किसी लौह पदार्थ को नमी जल की उपस्थिति में रख दिया जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे वो समाप्त होने लगता है, मतलब धीरे धीरे क्या होता है? गलने लगता है। ठीक है, तो उसका ऑक्सीकरण होने लगता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होने लगता है, ऑक्सीकरण धीरे धीरे घट जाता है। तो हम इस प्रक्रिया का नाम करते हैं संक्षारण। संक्षारण एक रासायनिक प्रक्रिया है
संक्षारण क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई लौह पदार्थ धीमे धीमे क्या हो जाता है, धीमे धीमे कह सकते हो समाप्त हो जाता है। समाप्त तो नहीं कह सकते हैं, अरे यार एक शब्द नहीं आ रहा इसका, तो मैंने संक्षारण का मतलब मैं समझा पाया हूँ तुम लोग को। डेफिनेशन तुम लोग लिख लेना यार, समझ लो थोड़ी सी बातें। संक्षारण मतलब होता भाई जैसे लोहे में जंग लगना एक संक्षारण प्रक्रिया है ना। मतलब जब लंबे समय तक लौह पदार्थों को रख दिया जाता है ना, तो धीरे धीरे हो जाते हैं, गलने लगते हैं। ठीक है, कहते हैं ऑक्सीकरण होने लगता है। लौह पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीकरण होने लगता है, जिससे वो संक्षारित हो जाते हैं। क्या होते हैं? संक्षारित हो जाते हैं। नोट्स में प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम ऐप पर, बालको वाली क्लास जो चैनल का नाम है वही है, उस पर नोट्स में प्रोवाइड करूंगा आपको। तो संक्षारण समझ में आ गया। लोहे में जंग लगना एक प्रकार का क्या है? संक्षारण। और उसके बाद विकृत गंधिता क्या होती है? देखो विकृत गंधिता का मतलब होता है जैसे कि भंडारा आते हो, मंगल, बड़ा मंगल जब आता है लखनऊ में है, हमने देखा है, अब तुम्हें देखो, उस दिन देखा था हमने तुमको। हाँ हाँ तुम्हारी बात कर रहे हैं यार, मतलब समझते नहीं हो तुम, तुम्हारी बात कर रहे हैं हम। तुमको देखा एक बोरिया लिए थी, तुम्हारे भाई दोस्त सब थे, और लादे बोरिया चले जा रहे हो, भंडारा वहाँ बट रहा वहाँ चले गए, भंडारा वहाँ बट रहा वहाँ चले गए, ले बोरिया इधर उधर टाइल डिंग 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 डिंग, और आधी बोरिया भंडारा इकट्ठा करके लाओ, एक हफ्ते का पूरा सेट। लेकिन क्या होता है कि लंबे समय तक जब भंडारा रखा रहता है तो उसमें से का बदबू आने लगता है, क्योंकि आप तो खा नहीं पाते हो, लेकिन बचा बाहर लिया सब, फिर जाओ फूल सब फूल। तो बेटा क्या होता है, उससे जो बदबू आ रही ना, उससे गंधिता तो है लेकिन विकृत गंधिता है। गंध, विकृत गंध, अलग अलग प्रकार की गंधें आने लगती हैं। बट ऐसे क्या बोलता है? विकृत गंधिता। जब किसी, अब लिखो परिभाषा, ये तो समझाने का टॉपिक था। जब किसी मैं हनी सिंह, आप लोग योयो सहज सिंह को जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो, चलो कोई बात नहीं, जानिए बताइएगा योयो सहज सिंह कौन है। तो मैं बता रहा था आपको विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता मैंने क्या बताया? जब किसी तेल वसा युक्त वस्तु या पदार्थ को, वस्तु पदार्थ को लंबे समय तक रख दिया जाता है तो उसमें से एक प्रकार की गंध आने लगती है, गंध उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं क्या? विकृत गंधिता। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। समझ गए? अब बटर लाते हो, अरे भाई ब्रेड में लगाने वाला बटर यार, तुम लोग एकदम क्या बताएं हम, बट तंबाकू नहीं बना रहे हैं हम, बटर बता रहे हैं यार। बटर को लंबे समय तक रख दो आप, उसको उसमें बदबू आने लगती है, रैंसिड बटर हो जाता है उसका नाम। तो बेटा रैंसिडिटी अंग्रेजी में इसको कहते हैं, कॉरिजन इसको कहते हैं। ओके, तो आपको दोनों शब्द मतलब क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? ठीक है, भंडारा हमको ना देखना, हम देख लेते हैं सबको। ठीक है, तो बेटा ये शब्द भी आपका करिए। एक क्वेश्चन आता है बेटा, श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्या ये सही है या गलत? तो कहना श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन करने पर 673 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। हम जब खाते हैं खाना पचता, अभी पाचन कराऊंगा तो देखना कैसे खाना पचता तुम्हारा। तो बेटा ये हो गया आपका श्वसन वाला केस। श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उसमें उष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको सब पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है वाला। इसमें रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताओ। मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में धक 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 लिख देना। तो लोग कमेंट नहीं करते यार, शेयर भी करो वीडियो को, है मतलब नितिन सर लाइव क्लास नहीं तुम्हारी, ऐसा नहीं समझते हो? है चलो भैया समझो हमको, अच्छे से शेयर करो यार तुम लोग। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। डिविलियर, क्रिस, आदित्य, तुषार, और एक सर लड़के बच्चे ने कमेंट किया है, सर काजल नाम उसका, उसने भी कमेंट किया है सर नेक्स्ट वीडियो डालो, नेक्स्ट वीडियो लो, आ गया नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना अम्ल क्षार लवण। एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दूं, लेकिन नहीं 2 लेक्चर तो लूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। आप लोग बंदर प्रकृति हो, आता तो है नहीं है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक योयो सहज सिंह का नाम जरूर बताना कौन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।